So amplitude shift keying is very simple, very basic concept, which is also known as your on off keying. ठीक है, so amplitude shift keying जैसे आपका नाम indicate कर रहा है, it is related to your amplitude. ठीक है, so हम जो भी बात करेंगे, जो भी हम change करेंगे, if you remember the concept of modulation, some property of your modulating signal is changed with respect to your message signal. यानी मैसेज में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जो भी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो भी हमारा कैरियर सिग्नल है, उसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल. इवन इन डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट लेक्चर्स, द कैरियर, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज गोइंग टू बी एनालॉग. ऑलराइट, सो if I show you here the graph, you can see here, ये मेरा एनालॉग कैरियर सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर डिजिटल डेटा और द मैसेज बिट्स. ऑलराइट, सो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का क्या मतलब है, हम इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे बेस्ड ऑन आवर डिजिटल डेटा, मैसेज डेटा. So let us see how we are doing that. So simply there is only one unit energy carrier and it is switched on or off depending upon the input binary sequence. So very simple, and that is why also it is called on off key. ठीक है, तो हम एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड या तो ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा. ऑन मतलब देयर विल बी सम एम्पलीट्यूड and off meaning there won't be any amplitude of the carrier signal, and obviously it is going to depend upon the input binary sequence. So you can see in the graph here, ये मेरा carrier है, ये मेरा digital data है और ये मेरा modulated signal है. ठीक है, so whenever you have digital data 1 bit 1, so this is on, जो भी carrier है वो exactly as it is है, and whenever your digital data is 0, ये carrier देखो off हो जा रहा है. So that is why it is called amplitude shift keying or on off keying. So amplitude is being varied based on the digital message. So easily I hope you can draw it also. Digital data बनाएंगे, carrier बनाएंगे, and you can simply draw your modulated signal 1011 जो भी आपका है as it is carrier आ जाएगा, 0 में बिल्कुल ऑफ हो जाएगा. Alright, so if I write it in mathematical form, if I give a mathematical representation for it, so you can see I am indicating my modulated signal with ST. Okay, so ST will be equal to root 2 PS. अभी हम इस पे आएंगे. Why is it root 2 PS? Cos of 2 pi f naught और FCT. तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है दैट इज FC और F0, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो. यू आर फ्री टू represent as and how you want. Okay, so this is going to be the expression when your logic 1 is there, symbol 1, meaning कि आपकी जो भी कैरियर वेव है, जो भी इसका जैसे सिग्नल का आपका रिप्रेजेंटेशन था, say your CT और कैरियर वेव is VM cos 2 pi f naught t. वन सिंबल के लिए एज इट इज आप इसको यहाँ पर डाल देंगे, एंड जीरो के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो, बिकॉज जीरो के केस में कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता. ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाई वी आर एक्चुअली टेकिंग इट एज रूट 2 PS एंड नॉट VM. ठीक है, विच इज एक्चुअली योर कैरियर वैल्यू. मैं अगर कैरियर सिग्नल की बात करूं तो इट इज VM cos 2 pi f नॉट टी FCT, जो भी आप लेना ले सकते हो. आप इसको ओमेगा नॉट टी भी ले सकते हो, ओमेगा MT भी ले सकते हो, सॉरी ओमेगा CT भी ले सकते हो. एंटायरली अप टू यू, जो भी आप लेना चाह रहे हैं. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. नाउ let us see what is the relation between PS and VM or VRMS. Why are we taking PS here? So you remember PS का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? If we talk about the power of this wave, it is V square RMS by R. सबको पता है. अगर मैं किसी भी साइनोसॉइडल वेव की
पावर की बात करूं इज PS इक्वल टू V स्क्वायर RMS बाय R, राइट? ऐसे ही हम AC पावर निकालते हैं। If we talk about a normalized resistance मतलब ये जो भी कैरियर सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, एक 1 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, सो दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड रेजिस्टेंस, यानी R को मैंने 1 कर दिया, सो यू आर गेटिंग PS is equal to V square RMS, simple. I hope everyone also remembers RMS और पीक का क्या रिलेशन है। यहाँ पर मैंने पीक VM से किया है, आप VP से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने VM लिया है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। So if you remember peak और RMS में हमारा रिलेशन क्या होता है, VM by root 2, ठीक है? RMS is VM by और VP by root 2, तो यहाँ पर मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया, so you are going to get this relation VM square is equal to 2PS, ठीक है? तो इससे मैं अगर V की वैल्यू निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, root 2PS, so that is why instead of VM और VP I have written root 2PS, तो ये मैंने पावर के टर्म्स में लिखा है बस, that's it, ठीक है? तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है, आप यहाँ पर VP VM भी लिख सकते हैं, जो भी आप कैरियर का एम्पलीट्यूड ले रहे हो, बट इन जनरली हम लोग जो लिखते हैं दैट वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है? रूट 2 PS, ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड ही है आपके कैरियर वेव का, व्हिच यू कैन सी हियर। ऑलराइट, सो लॉजिक 1 के लिए हम ये लिखेंगे, लॉजिक 0 के लिए तो कुछ नहीं है, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 0. So this is your amplitude shift keying process, ASK, theoretical process and mathematical representation. So generation of ASK signal is actually very easy, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, because it's a very simple process. आप देख रहे हो कि 1 बिट पे आपका कैरियर पास होना चाहिए, 0 बिट पे आपका कैरियर नहीं पास होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक आवर बाइनरी सिग्नल BT, जो कि आपका ये 1 0 के फॉर्म में होगा, 1 0 1 1 व्हाटएवर इट इज, एंड वी विल पास इट थ्रू अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मतलब इसमें मैं एक बाइनरी सिग्नल लगा रहा हूँ एंड आई एम अप्लाइंग द कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो मेरा कैरियर सिग्नल है. सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं 2 पाई FC, FC इज द सिग्नल, तो आपका जो सिग्नल बनेगा दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई FCT, राइट? ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा. आप इसमें हमने जैसे डिस्कस किया था, यू कैन राइट इट एज रूट 2 PS ऑल्सो, और यू कैन टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो, VM, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है? सो वेरी सिंपल, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम अपना बाइनरी सिग्नल अप्लाई करना है एक साइड पे एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज दिस. सो बेस्ड ऑन योर बिट, जो भी आपका 1 0 बिट है, कैरियर फ्रीक्वेंसी 1 के केस में यहाँ पर अवेलेबल रहेगी एज इट इज, कोई इसमें चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एंड 0 के केस में ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अवेलेबल, बिकॉज प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या करता है, इट मल्टीप्लाइज. So 1 into your carrier frequency will give your carrier frequency as it is, no changes, and 0 के साथ multiply होके it will be 0. So this is how you get your ASK signal, जो हमने ST representation भी देखा था, लॉजिक 1 और लॉजिक 0 के लिए, ठीक है? So very simple, on when you have bit 1 and off when you have bit 0. So I hope generator is clear to everyone, very simple process. Now let us go to the detection process. Detection process means जब हम लोगों ने ASK generate करके communicate कर दिया है from the transmitter and it has been received by the receiver, then how does receiver come to know कि ये जो मेरे पास सिग्नल है इससे मुझे वापस ये मैसेज मिलेगा. ASK डिटेक्टर में हम दो टेक्निक्स करेंगे, बेसिकली बोथ आर द सेम टेक्निक्स बट स्लाइटली डिफरेंट मेथड्स. दोनों डिटेक्ट ही कर रहे हैं ASK को. डिटेक्शन मीनिंग ASK जो आपका सिग्नल है उस पे प्रोसेसिंग करके मैसेज बिट्स को एक्सट्रैक्ट कर, राइट? बट वी हैव टू मेथड्स, तो हम लोग जितने भी स्कीम्स करेंगे जनरली सब में दो मेथड्स अवेलेबल हैं एंड दे आर इजी, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. अगर आप समझ जाओगे इट इज़ वेरी इजी, आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. So usually your detection methods are divided into non-coherent and coherent, ठीक है? So non-coherent के केस में हमारे पास
जो भी मेथड है उसमें हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है ऑन द रिसीवर साइड। मीनिंग कि मैंने ट्रांसमीटर से अपना ASK भेजा, वी हैव डन ASK ट्रांसमिशन। तो ASK ट्रांसमिशन में हम लोग ऑब्वियसली क्या करते हैं, हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तो ऑब्वियसली क्या फ्रीक्वेंसी आपकी पास होगी। सो कैरियर फ्रीक्वेंसी आप देते ही हैं, योर कैरियर सिग्नल इज प्रेजेंट इन द ट्रांसमीटर साइड। अब जो रिसीवर साइड है, जो ASK सिग्नल इसको मिल गया, रिसीवर साइड क्या करेगा, इस ASK को डिटेक्ट करेगा एंड इट विल गेट द मैसेज बिट्स बैक, जो भी हमने ओरिजिनल मैसेज बिट्स लेकर ASK अप्लाई किया था। ठीक है, अब रिसीवर को अगर हम कैरियर फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करते, यानी जो हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज की है ट्रांसमीटर साइड पे, देन वी कॉल इट एज अ नॉन कोहेरेंट मैसेज। मतलब ये एक ऐसी टेक्निक यूज कर रहा है जिसमें इसको इस कैरियर फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है। I do not need to give the carrier frequency separately for processing. ASK सिग्नल में भी कैरियर है ऑब्वियसली, बट वही आ रहा है और उसके अलावा मैं अलग से कोई कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करके इसको नहीं दे रहा हूँ। ऑलराइट, सेकेंड हमारा जो कोहेरेंट मेथड रहेगा उसमें क्या होगा कि रिसीवर साइड पे भी जो भी आपका रिसीवर प्रोसेस करेगा उसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी भी हम देंगे, यानी जो हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली जो हमने फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ दिया था, सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी सिग्नल आप यहाँ पर भी दोगे। ठीक है, सो दिस इज योर डिफरेंस बिटवीन कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन टेक्निक। सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द नॉन कोहेरेंट टेक्निक। सो नॉन कोहेरेंट टेक्निक मींस मैं कहीं भी किसी भी ब्लॉक पे पूरे प्रोसेसिंग में आपका जो कैरियर सिग्नल है वो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, सो यू कैन सी हियर your non-coherent technique of ASK detection involves basically a half-wave rectifier, LPF, and then a comparator. ठीक है, very simple. So let us just look at all these blocks कि ये block कर क्या रहे हैं, कैसे actually processing कर रहे हैं। ठीक है, so assume we have the signal. So इसीलिए आपको ASK का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ASK अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा then you will never be able to detect it. आपको जब यही नहीं पता कि ASK का कैसा वेवफॉर्म बनता है तो आप इसको डिटेक्ट कैसे करोगे। सो यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर 3 बिट्स दिए हैं। सो इफ आई यूज 3 बिट्स, मेरा कुछ ASK वेवफॉर्म इस टाइप बनेगा। 1 के लिए कंप्लीटली कैरियर पास हो रहा है, 0 के लिए पास नहीं हो रहा है एंड अगेन 1 के लिए कैरियर पास हो रहा है। सो दिस इज माय ASK वेवफॉर्म। अब ये जो वेवफॉर्म है इससे मुझे 101 एक्सट्रैक्ट करना है, जो मेरे मैसेज बिट्स है इस साइड पे, जो ये मेरा पूरा रिसीवर है, जो मेरा पूरा डिटेक्टर है, आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द बिट्स 101। सो फर्स्ट मैंने इस ASK वेवफॉर्म को हाफ वेव रेक्टिफायर में भेजा। सो दिस इज योर एंटायर रिसीवर। पहला ब्लॉक इसमें क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो आई होप एवरीवन रिमेंबर्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सो मैं इसकी इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहा हूँ, कैसे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट बनता है, दैट आई एम श्योर यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। ठीक है, सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का लेकिन आउटकम क्या होगा, योर फुल वेव, जो आपकी फुल साइन वेव है या जो भी कोसाइन वेव है, इसमें आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो क्लिप हो जाएगा, राइट, इफ यू ऑल रिमेंबर। सो if you can see the output of your half wave rectifier is going to be something like this। ठीक है, तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ योर कैरियर वेव मेंटेन रहा, नेगेटिव पोर्शन आपका क्लिप हो गया, रिमूव। 0 में कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि 0 तो 0 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगेन 1 में यू कैन सी पॉजिटिव पोर्शन रिमेन कर रहा है, बाकी नेगेटिव पोर्शन आपका रिमूव हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पास दिस सिग्नल, जो हमारा रेक्टिफाइड यहाँ पर सिग्नल मिला, थ्रू लो पास फिल्टर। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली लो पास फिल्टर एक्चुअली यहाँ पर कर क्या रहा है। इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोग बेसिक लो पास फिल्टर कैसे बना सकते हैं, वी कैन इजीली फॉर्म अ लो पास फिल्टर यूजिंग RC। ठीक है, योर RC सीरीज सर्किट से हमारा लो पास फिल्टर बन सकता है। यहाँ पर मैं इनपुट दूंगा
एंड यहाँ पर हमें आउटपुट लेना होता है. दिस इज योर वेरी बेसिक पैसिव लो पास फिल्टर. यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल रहा है एंड यहाँ पर मेरा इनपुट है. ठीक है. सो लो पास फिल्टर एक्चुअली करता क्या है? इफ यू सी, इट रिमूव्स योर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के रिमूवल का क्या मतलब है? जो भी आपके हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे आपके सिग्नल में, वो ऑलमोस्ट स्मूथ हो जाते हैं. स्मूथ मतलब, अगर मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही है, आपका जो रेक्टिफाइड आउटपुट है, ओनली डिफरेंस इसका कोई नेगेटिव पोर्शन नहीं है. तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, मीनिंग ये इसके काफी सारे रिपल्स हैं इतने पार्ट. So if I pass it through a low pass filter, what is the circuit going to do? It is going to smoothen it a little bit. Smooth का क्या मतलब है? जैसे मैंने इसको भेजा, so ये आपका ऊपर गया. Now high frequency का क्या मतलब है? ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा. बट जो लो पास फिल्टर है वो क्या करेगा? इसको completely डीके नहीं करने देगा. It will decay here और फिर से ये जब राइज करेगा, it will take it back here. फिर से डीके किया थोड़ा सा, take it back. So you see, you are having some sort of constant voltage here as a result of your low pass filtering. इसीलिए हम बोलते हैं कि लो पास फिल्टर स्मूथ कर देता है. ठीक है. सो एलपीएफ यहाँ पर क्या कर रहा है? जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको एक कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे जाने नहीं देगा. जस्ट प्रोवाइड इन अ बेटर मैनर, ऐसे ऐसे. ठीक है. ये क्या करेगा? इसको स्मूथ कर देगा. जो भी ये नीचे वाला रिपल जा रहा है उसको पूरा डीके नहीं होने देगा. एंड देन जब इसका अपवर्ड मोशन आया फिर से, तो वापस ऐसे 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 ऐसे. सो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग समवॉट ऑफ अ कांस्टेंट वोल्टेज हियर. ये कांस्टेंट वोल्टेज मेरी ऑलमोस्ट कांस्टेंट इसके लिए आएगी ओनली फॉर लॉजिक 1. सो यू कैन सी हियर मेरे पास थोड़ा सा एक डिजिटल लेवल टाइप आ जाएगा. जो भी मेरा इस पार्ट में जितने भी मेरे रिपल्स थे, they will become somewhat like this. Obviously it is not going to be completely horizontal, but yes, थोड़ा इस टाइप रहेगा. जैसे ये अगर मैं देखूं सिग्नल, तो कुछ इस टाइप आ रहा है. ठीक है. Smoothing your ripples, this is what your filtering action is doing. 1 के लिए ये हो गया एंड 0 के लिए ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में तो कोई आपका मूवमेंट है ही नहीं, तो 0 विल रिमेन 0. इसमें कोई आपके रिपल्स है, कोई आपका मूवमेंट नहीं है. सो यू सी, मेरे पास लॉजिक 1 जितना भी था, जो भी 1 वाला पार्ट था जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड अवेलेबल है, वो पॉजिटिव साइड में ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट इट विल नॉट बी कंप्लीटली कांस्टेंट. मैंने आपको प्रैक्टिकल केस दिखा दिए यहाँ पर. 0 वाला नीचे ही रहेगा 0 पे, एंड 1 वाला अगेन थोड़ा सा आपका 1 ऊपर की तरफ जाकर इट विल नियरली रिमेन कांस्टेंट. ओके. सो अब मेरे पास एलपीएफ फिल्टरिंग एक्शन के बाद कुछ इस टाइप का सिग्नल मिलेगा. दिस सिग्नल इज बीइंग फेड टू अ कंपैरेटर. कंपैरेटर में रेफरेंस थ्रेशोल्ड हम लोग जनरली 0 देंगे. ठीक है. तो मेरे पास इस टाइप का सिग्नल आ गया, बीइंग सेट with the threshold of 0, and for each bit duration, every TB के लिए हम क्या करेंगे? इसमें कंपेयर. तो ये हमारा TB है, if you all remember, ये हमारे सारे TB है. योर बिट ड्यूरेशन, क्योंकि हमारा एक बिट एक TB के लिए ट्रांसमिट होता है. सेम वे में ये भी हमारा TB होगा, ये भी TB होगा, राइट. सो कंपैरेटर एवरी बिट ड्यूरेशन के लिए इस सिग्नल को जो फिल्टरिंग के बाद मिला है उसको कंपेयर करेगा विद 0, विद योर रेफरेंस थ्रेशोल्ड. तो अगर उसको ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है, अगर उसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, देन इट विल गिव 1 वैल्यू. और अगर ये 0 से कंपेयर कर रहा है और उसको पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब इट इज इक्वल टू योर थ्रेशोल्ड, देन इट विल टेक द वैल्यू ऑफ 0. इट विल गिव द आउटपुट ऑफ 0. तो यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू है फर्स्ट टीबी इंटरवल के लिए. सो आई एम गोइंग टू गेट माय फर्स्ट बिट एज 1. सेकेंड इंटरवल के लिए 0 है, तो 0 कंपेयर्ड विद 0, इट विल गिव यू 0. अगेन थर्ड इंटरवल के लिए मेरे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, सो इट इज अगेन गोइंग टू गिव मी 1 एज आउटपुट. So this is how I have extracted my message from the given ASK signal. This is a non-coherent technique, half wave rectification, then filtering LPF, and then simply comparing using the comparator.
with a given threshold. So this is your non-coherent ASK technique. So this is your coherent ASK detection block diagram. As we discussed, coherent का क्या मतलब है कि मैं इन बॉक्सेस में, इस जहां पर यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कहीं ना कहीं अपनी कैरियर फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूंगा, कैरियर सिग्नल को अप्लाई करूंगा जो मैंने ट्रांसमीटर में अप्लाई किया था. तो इफ यू कंपेयर इट इनिशियली, बस इतना ही पार्ट आप अगर कंपेयर करके देखो विद योर नॉन कोहेरेंट टेक्निक में हम लोगों ने कहीं भी कैरियर सिग्नल को यूज नहीं किया. जो ASK आई उस पर ही हमने काम किया. We did not introduce this carrier signal at all. But if you can see here directly, पहले ही आपके ब्लॉक में you have this coherent carrier. That means आप same carrier frequency, same carrier signal receiver side पे भी generate करके receiver को दे रहे हो. So that is why this is coherent technique. ठीक है, पहला point तो ये हो गया कि why is it a coherent technique. Now let's look at how all these blocks are functioning. Try to understand, it is very simple. Again यहाँ पर मेरे पास ASK सिग्नल आया. So let us assume, हम लोग 2 बिट्स के लिए देख लेंगे. So let us assume कि मेरे पास एक तो 1 है और एक 0 है. तो सबको अभी तक पता ही है कि ASK सिग्नल के लिए 1 के लिए आपकी जो कैरियर सिग्नल है वो पास करता है एंड 0 के लिए पास नहीं करता है. ठीक है, and it can have this waveform can have other components also. इसके बाद भी 1 0 जो भी है हो सकता है, but we are only considering the two symbols क्योंकि मुझे 1 और 0 ही एक्सट्रैक्ट करना है. तो पहले देख लेते हैं कि कैसे एक्सट्रैक्ट होगा. ठीक है, so your binary ASK signal is coming here and it is being passed through a multiplier. ठीक है, now understand this very carefully. आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ST का रिप्रेजेंटेशन किया था root 2 ps cos 2 pi fct minus 1. Here amplitude is not very important because यहाँ पे filtering और जो आपके लो पास फिल्टरिंग इंटीग्रेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं. सो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड है तो वो पॉजिटिव रहेगा, एम्पलीट्यूड नहीं है तो वो 0 रहेगा. ठीक है, समथिंग लाइक दैट. सो आप यहाँ पर एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन में स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है देन यूज इट. ऑफ कोर्स दैट विल बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन. But amplitude here will not matter that much because 0 के लिए 0 ही रहता है and 1 के लिए it will have some positive value. Alright. So ST हमारा, if you remember, this is for logic 1, ये जो पहला वाला है, and this is for logic 0. 0 के लिए तो 0 ही रहती है ASK waveform and logic 1 के लिए आपका क्या रहता है root 2 ps cos 2 pi fct, the carrier signal as it is. So, जब मैं इस सिग्नल को अपने इस कैरियर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करूँ. ठीक है, नाउ अगेन हियर यू हैव टू ऑप्शंस. या तो आप सिर्फ अपना फ्रीक्वेंसी पे आप कंसंट्रेट करें, मीनिंग कि एम्पलीट्यूड आपको सेम रखने की जरूरत नहीं है, या आप एग्जैक्टली यही सिग्नल दे सकते हैं, दैट मींस रूट 2 ps, और यू कैन इवन स्किप रूट 2 ps, इट डज नॉट मैटर. मीनिंग कि जो भी मैं ये सिग्नल दूंगा इसकी बस फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करनी चाहिए, कैरियर सिग्नल के साथ मैच करनी चाहिए. एम्पलीट्यूड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट हियर. सो इन दिस मेथड यू कैन ईदर गिव द सेम सिग्नल जो मैंने ट्रांसमीटर साइड पे दिया था 2 ps cos 2 pi fct, और यू कैन सिंपली इंट्रोड्यूस दिस सिग्नल हियर, कैरियर सिग्नल, without the amplitude equal to root 2 ps. दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल है. ठीक है, so if you see here, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, if I consider my root 2 ps here, तो मेरे पास यहाँ पर ये वाला रूट हट जाएगा. so it will simply become 2 ps. आपको पता है मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिंपली तो root 2 ps into root 2 ps आपका हट जाएगा. ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे root 2 ps नहीं लेता हूँ then your root 2 ps will remain here. तो यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों केस यहाँ पर दिखाए. अगर रूट 2 ps दोनों साइड से तो मेरा ये 2 ps आ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स. एंड अगर यहाँ पर रूट 2 ps नहीं है तो यहाँ पर रूट 2 ps रहेगा. अगेन एम्पलीट्यूड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ठीक है, दैट इज व्हाई बोथ द केसेस आर फाइन. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर कॉस्ट. अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो रूट 2 ps cos 2 pi fct 1 के लिए देख लेते हैं पहले. रूट 2 ps cos 2 pi fct फॉर लॉजिक 1.
इनटू cos 2 पाई एफसीटी, चाहे एम्पलीट्यूड मैंने लिया हो नहीं लिया हो, cos का क्या टर्म हो जाएगा, इट विल बिकम cos स्क्वायर 2 पाई एफसीटी, वेरी सिंपल। ऑब्वियसली मैं cos को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसीलिए हम यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम ले रहे हैं, ठीक है। cos स्क्वायर 2 पाई एफसीटी हो गया लॉजिक 1 के लिए। सेम मैं अगर लॉजिक 0 के लिए बात करूं, सो सिंस 0 के केस में आपका कोई वेवफॉर्म नहीं रहता है, सो लॉजिक 0 के केस में 0 ही रहेगा। आप ये वाले वेवफॉर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, सो इट इज गोइंग टू रिमेन 0, इट विल नॉट गिव यू एनी आउटपुट। सो फॉर लॉजिक 1 हमारे पास मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या मिला, यू आर गेटिंग cos स्क्वायर टर्म, एंड फॉर लॉजिक 0 यू आर गेटिंग 0 टर्म। नाउ इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, cos स्क्वायर थीटा का। So you can represent cos square theta as 1 plus cos 2 theta। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, if you do not remember, 1 plus cos 2 theta by 2, ठीक है। बेसिकली cos 2 theta क्या होता है, it is equal to 2 cos square theta minus 1। So अगर मैं cos square theta को लिखूं, so I can write this as 1 plus cos 2 theta by 2। 1 plus cos 2 theta by 2 मतलब 1 plus cos 2 into 2 pi fct, ठीक है। सो आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। सो मेरा ये जो आउटपुट आया लॉजिक 1 के लिए, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। नाउ दिस इज पास टू एन इंटीग्रेटर और एलपीएफ। You must have studied in your IC that LPF also behaves as an integrator or integrator also behaves as an LPF, ठीक है। So this signal is being passed through a LPF। LPF क्या करता है, what will it do? As you all know, it filters high frequency components। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिजेक्ट करेगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करेगा। अब ये देखो मेरे पास जब ये 2 थीटा हो गया यानी 4 पाई एफसीटी हो गया है, then obviously this frequency is very high। So when I pass it through LPF, your this frequency is going to get cut off, cancel, मतलब ये इसको पास ही नहीं करेगा। सिर्फ क्या पास करेगा, आपका ये डीसी सिग्नल। I hope you all remember low pass filter can pass DC signal without any issues। DC signal मतलब जिसका कोई आप frequency component नहीं है। If I talk about this part, इसमें जो 1/2 है, that is a DC signal, DC component, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इट, राइट। और अगर हमने रूट 2PS या 2PS जो भी कंसिडर किया है, वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ओके। सो अगेन पॉइंट बीइंग कि जब हमने एलपीएफ से पास किया तो हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी हट गई, हमारे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हाफ इनटू रूट 2PS और 2PS, सम पॉजिटिव वैल्यू। And obviously in case of 0 you are going to get 0, क्योंकि 0 के केस में कुछ हो ही नहीं रहा। Now 1 के केस में पॉजिटिव वैल्यू है, 0 के केस में 0। Now this signal is being sent through a decision device। Again it is like a comparator only with some threshold। अब ये वही है जो हम लोगों ने नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन में किया था। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है when we are comparing, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको लॉजिक 1 ले लेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही है कंपेयर करने के बाद, व्हेन इट इज 0 ओनली, अगर मैं थ्रेशोल्ड यहाँ पर 0 ले लूं, सो कंपेयरिंग विद 0 यू आर गोइंग टू गेट 0 ओनली, यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव वैल्यू। तो इस केस में ये लॉजिक 0 लेगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ योर कोहेरेंट ASK डिटेक्शन इज वर्किंग। Just I am repeating all the steps very quickly। ASK signal being sent into a multiplier, उस मल्टीप्लायर में दूसरा इनपुट क्या है, सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कैन बी द सेम एज योर ओरिजिनल कैरियर सिग्नल और इट कैन रिमेन यूनिट, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर फ्रीक्वेंसी, इट हैज टू बी द सेम। पास इट थ्रू एन इंटीग्रेटर। लॉजिक 1 के केस में मेरे पास cos स्क्वायर की टर्म आएगी, लॉजिक 0 के केस में कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैंने इंटीग्रेटर से पास किया है इसको, देन योर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज फिल्टर्ड, लीविंग बिहाइंड सम पॉजिटिव वैल्यू फॉर लॉजिक 1, एंड 0 के केस में कुछ नहीं रहेगा, 0 ही रहेगा।
नाउ दिस इज बीइंग सेंट टू अ कंपैरेटर. कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा. अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो लॉजिक 1 के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा, और अगर ये 0 कंपेयर करेगा 0 के साथ, देन it is going to give logic 0 as the end. So this is how your waveform consisting of this 1 0, क्योंकि ये 1 के लिए और ये 0 के लिए, it will be demodulated or it will be detected in the form of 1 0 message signal. अब बाकी आपकी और वेव फॉर्म है तो सेम वे में वो आपका रहेगा, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम. लॉजिक 1 के लिए यही प्रोसेस रहेगा, लॉजिक 0 के लिए यही प्रोसेस रहेगा. सो दिस इज योर कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ ASK. डिफरेंस आपका क्या है, दोनों वायबल मेथड्स हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दोनों मेथड्स में, बट यस कोहेरेंट मेथड्स में आपकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा रहती है. व्हेन यू यूज द सेम फ्रीक्वेंसी सिग्नल, same carrier frequency signal, and then you take out the output. So both are good methods. इसमें आपका थोड़ा इक्विपमेंट ज्यादा है, यू कैन सी डायरेक्टली आपका मल्टीप्लायर है, फिर इंटीग्रेटर है, फिर कंपैरेटर है, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी देनी है जो आपने ट्रांसमीटर में कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज की है, कैरियर सिग्नल यूज किया. So yes, this method gets slightly complicated and expensive as compared to your non-coherent method. But accuracy of this method is comparatively higher and better than your non-coherent technique. So that is the only difference. जहाँ पर आपको जैसी requirement है, again electronics में जैसे मैं बात करते रहता हूँ, it is always trade off. अगर आपको लग रहा है कि accuracy बहुत important है, then yes you can go for a slightly complicated and expensive method. और अगर आपको लग रहा है कि accuracy is important, but हाँ बहुत ज़्यादा accuracy की हमें जरूरत नहीं है, then you can go with non-coherent technique.